अरोड़ा जी, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं या उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनका आप लोग ख़ास ख्याल रखते हैं? क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स को आप लोग फाइनेंस करते हैं वो अल्टीमेटली इतने बड़े लेवल पे होते हैं कि हमारे देश की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। तो क्या क्राइटेरिया रहता है आपका? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसकी वायबिलिटी देखी जाती है, तो उसकी डिमांड और सप्लाई क्या पोजीशन उस एरिया में। और टूरिज्म में अगर होटल इंडस्ट्री है या कोई एंटरटेनमेंट पार्क भी है जी, तो उसका एक लोकेशन देखा जाता है कि वो एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पे किस तरह के टूरिस्ट आएंगे, किस तरह की डिमांड होगी, वो 5 स्टार होटल की होगी या 3 स्टार की होगी या 2 स्टार की होगी, बिजनेस ट्रेवलर्स हैं, लेजर है, ये सब देखते हुए हम उसका जो है एक उसका वायबिलिटी स्टडी हम करते हैं। और वैसे ही हम गाइड करते हैं प्रमोटर को या एंटरप्रेन्योर को कि ही शुड गो फॉर 3 स्टार और 4 स्टार 5 स्टार, वो किस तरह की फैसिलिटी और कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सब हम उसको गाइड करते हैं। जी अरोड़ा जी, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, आपका जो ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये एक बहुत बड़े अमाउंट को असिस्टेंस देता है, तो आप लोग किस तरह से उस अमाउंट को मॉनिटर करते हैं कि जो पैसा आप दे रहे हैं वो सही जगह पर लग रहा है और सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसी पर्पस के लिए जिसके लिए वो दिया गया है? देखिए, मैं फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में लगभग 30 साल से हूँ जी। जब तक पैसा ठीक जगह लगेगा नहीं, पैसा वापस नहीं आएगा। आजकल एनपीए की प्रॉब्लम आ रही है, जब तक एसेट क्रिएट नहीं होगा, कैपेसिटी क्रिएट नहीं होगी, अर्निंग कैपेसिटी नहीं आएगी। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हम एसेट फाइनेंस कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट लगना चाहिए जी। जो कॉस्ट हमने फाइनल की है, जो टाइम हमने शेड्यूल दिया है, विद इन दैट कॉस्ट और टाइम शेड्यूल में वो कंप्लीट हो। तो ये खास तौर पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हमें किसी कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है तो हमें उसे बाकायदा सही समय पर लगाना है और प्रोजेक्ट को सही तरीके से हमें पूरा करना है, इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। मतलब उसको डाइवर्ट नहीं करना, पैसे को जिस काम के लिए मिला है वहीं लगना चाहिए। आप इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट है इकोनॉमी है। हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट 12% 15% के आसपास है जी। बिल्कुल। अगर एक साल भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 12-15% बढ़ जाती है। बिल्कुल। उसका एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है, उसको फाइनेंसिंग भी करना है, उसका वायबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसकी वायबिलिटी काफी खराब होती है। जी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे प्लीज। होटल इंडस्ट्री के लाइसेंसेस के लिए बहुत से विंडोज़ हमें पार करने होते हैं और जो लिस्ट ऑफ लाइसेंसेस है वो भी बहुत लेंदी है। अगर ये थोड़ा सा शॉर्ट कर सके, आई थिंक उसमें स्कोप भी है, तो बहुत ही स्मूथली ये चीज़ें हो सकती है और इसे होटल इंडस्ट्री के लिए और मोटिवेशन मिल सकता है। हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलता हम लोग को, मतलब दूसरा इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन टूरिज्म। नासिक में भी जो है इट्स अ हेरिटेज सिटी, और जो नासिक बीइंग अ 3 टायर सिटी जो है, मतलब सिटी को थोड़ा से उन लोग अगर अपग्रेड करेगा तो फिर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, फिर और भी इन्वेस्टमेंट्स आएगा और कंपनीज होटल्स विल कम अप, तो मतलब सबकी फ़ायदा होता है। तो दो चीज़ें निकल के आती है, एक तो जो होटल इंडस्ट्री में लाइसेंसेस बहुत सारे हैं उसकी एक परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है, दूसरा जो बात कर रहे हैं कि जो भी राज्य है उसको अगर हम और खूबसूरत बनाएं तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री जो आगे नहीं बढ़ पा रही तेजी से, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बिल्कुल। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और भी चीजें हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी, जैसे क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत जो अभियान है हमारा। तीसरी बात जो हमारे यहाँ पे और कमी है, जैसे बैगिंग बहुत होती है, चीटिंग बहुत होती है, करप्शन बहुत है, वो भी कम होना चाहिए, जो हो रहा है, जो कि अब कम हो रहा है लगातार 2 सालों से। उन सब के लिए हमें उन सारे कदमों को देखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ। देखिए, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहें तो आप भी क्या चाहेंगे, वहाँ सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, बिल्कुल, कनेक्टिविटी अच्छी हो, क्लीनिनेस हो जी, तो आप वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं जी। तो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो चीज़ अपने देश में भी अपने देश में भी चाहिए। तो कुछ चीजें सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेररिज्म जी। अब कई बारी तो कुछ कंट्री में तो कई बारी वो जैसे ही कुछ होता है तो वो कहते हैं इंडिया की तरफ अपनी एडवाइजरी जारी कर देते हैं कोई ना जाए। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, एक साथ। तो इन सभी चीजों पे ध्यान देनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो लाइसेंसिंग की बात थी जी, वो क्योंकि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आप एक होटल में जाके रहती हैं तो आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी जरूरी है, तो लाइसेंसेस जितने भी हैं वो सब जरूरी हैं, जरूर उनको लगना चाहिए। हाँ, मैं जरूर चाहूंगा वो सिंगल विंडो में हो जाए।
तो आपका मानना है कि जो लाइसेंसेस हैं वो ज़रूरी हैं लेने, इसीलिए वो होने तो ज़रूर चाहिए, लेकिन उन लाइसेंसेस को हासिल करने के लिए सिंगल विंडो होनी चाहिए। आपके पास जब कोई अप्रोच करते हैं कि हम भारत की सुंदरता में एक और नगीना करना चाहते हैं, ये चीज़ हम शुरू करना चाहते हैं, तो आप जब किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फिनेंस करते हैं, क्योंकि आपका अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आप बड़ा फिनेंस करते हैं, तो कैसे आप अश्योर होते हैं उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर? किस तरह से आप देखते हैं कि जो आपने पैसा लगाया है उतना वापस भी आ जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ थोड़ी मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस किया जाता है जी। तो बहुत छोटे लेवल पे नहीं करते हैं। जी जी जी। हमारी मिनिमम प्रोजेक्ट साइज 10 करोड़ होती है जी। तो इस रेंज में जो भी आते हैं, किसी तरह की भी इंडस्ट्री, किसी तरह की भी सर्विसेज हों, तो उनको हम असिस्ट करते हैं। इसमें क्या है कि बिल्कुल फ्रेश आदमी नहीं आएगा हमारे पास, जो भी आएगा एक पास्ट रिकॉर्ड के साथ ही आएंगे। 10-15-20 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट की उसकी एक विजन होगा। हो सकता है 4-5 करोड़ अपना लगाए, 5-6 करोड़ हम दे दें उसे। आप देखिए कि जो रेलवे था, स्पेशल रेलवे था, ये पैलेस ऑन व्हील्स, हमने फाइनेंस स्टार्ट किया था, फाइनेंस किया था उसे। तो इस तरह की बहुत सक्सेसफुल हुई, बहुत सक्सेसफुल हुई। उसमें बुकिंग मेरे ख्याल से कई महीनों या सालों की शायद है। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने काफ़ी सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स के आपने जो नाम गिनाए हैं, नेशनल लेवल पे फेम है वो, चाहे हम अप्पू घर की बात करें, पैलेस ऑन व्हील्स की बात करें, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाहर के टूरिस्ट को यहाँ हमारे इंडिया में अट्रैक्ट करती हैं? बेसिकली कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं? किस चीज़ से आपको लगता है कि टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं भारत में? देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अब आजकल जैसे मेडिकल टूरिज्म काफ़ी चल रहा है, मेडिकल इज़ वेरी चीप इन इंडिया। मेडिकल फैसिलिटीज आर, अगर आप वहीं से जो ऑपरेशन या वही अगर मेडिकल फैसिलिटीज यूरोप में लेंगे बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो काफ़ी जो है लोग जो कि मिडिल ईस्ट के हैं या साउथ ईस्ट एशिया में है, दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़। तो मेडिकल टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, तो उनको जो है एक रीजनेबल कॉस्ट पे होटल्स मिल जाए, फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है उसका। और कोई किसी को हिल स्टेशन चाहिए तो किसी को कोस्टल चाहिए। गोवा काफ़ी फेमस है हमारा, आप देखें तो तमिलनाडु काफ़ी अट्रैक्ट करता है टूरिज्म। अगर आप ऑल इंडिया लेवल का सर्वे देखेंगे तो मैक्सिमम टूरिस्ट जो है तमिलनाडु में आए हैं। ओके। मैक्सिमम तमिलनाडु, उसके बाद नंबर है यूपी का और महाराष्ट्र का। वाह। सुनील जी, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, जब टूरिस्ट इस तरह से हमारे देश में आना चाहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर आने के लिए, क्या हमारी सरकार की तरफ से कुछ ऐसी सहूलत भी उन्हें दी जाती है कि जब वो यहाँ पर आएँ तो उनके स्टे में उन्हें एक ईज़ हो? ऐसी कुछ सरकार की तरफ से पहल है? देखिए, बहुत सहूलियत है। इससे भी पहले मैं बताना चाहूँगा कि अब हमारी सरकार ने ई वीज़ा शुरू कर दिया। ओके। ई वीज़ा में क्या है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है। पहले 113 कंट्री में शुरू किया था, फिर 37 और कंट्री में शुरू किया। 150 कंट्री के लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उसे वीज़ा के लिए, जैसे आप अगर कहीं वीज़ा लगवाना चाहते हो तो भी आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, ट्रैवल एजेंट से बात करनी पड़ती है, फॉर्म भरने पड़ते हैं। वो सब ऑनलाइन हो गया। वो सब ऑनलाइन हो गया। आपने ऑनलाइन भी अपना पासपोर्ट नंबर डाला, पूरी डिटेल डाली, आपको ई वीज़ा मिल गया जी। तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी। अगर आप इंडिया में घूमने का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आपको कहीं कुछ ट्रैवल एजेंट और ऐसे एम्बेसियों के चक्कर नहीं काटने, ऑनलाइन आपको मिल गया, सबसे बड़ी सुविधा जी। दूसरी, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन डाली है कि उसकी स्टेट में क्या क्या अपनी हेरिटेज हैं, क्या क्या घूमने की जगह है, क्या क्या और अट्रैक्टिव हैं, कितने होटल्स हैं और वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है। ओके, वो एक रूट मैप भी है, बस का क्या रूट है, कार लेना चाहते हो तो क्या रूट है, और उनके टेंटेटिव प्राइस भी दिया हुआ है। Okay, और उसमें उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की भी फैसिलिटी दी हुई है कि यदि आप स्टेट गवर्नमेंट की बस लेना चाहते हो तो ये टाइमिंग है। आप रेलवे करना चाहते हो तो ये रेल का मार्ग है, यहाँ नियरेस्ट ऐसे जाओगे, उतरोगे, ये करोगे। तो अब अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, मतलब 5-7-10 मिनट लगाना चाहें, तो आपको उस स्टेट में पहुंचने से पहले उसकी पूरी जानकारी आपकी मुट्ठी में होती है। इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं जहां जा रहा हूं वो मेरी देखी भाली सी ही जगह है। अभी एक रिसेंटली सर्विस शुरू की है गवर्नमेंट ने जी, ये हेल्पलाइन शुरू की है। ओके। अगर टूरिस्ट कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया में, एक नंबर पे डायल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपने जो भी हेल्प चाहिए उसको। बहुत ही बड़ी सुविधा है। तो जैसे पूरे देश में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है जी, उसी तरह से टूरिस्ट के लिए